बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार फिर से हम लोग बातचीत करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इकाई 5 की ये पहला चैप्टर है। इससे 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, समझें तथा अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करें ताकि वीडियो को और अधिक परिमार्जित तरीके से आप लोग के बीच उपस्थित कराया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो एनसीएफ का मतलब होता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ। हिंदी में इसको समझेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। पाठ्यचर्या यहाँ एक शब्द आया है, हम लोग समझेंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है। हालांकि इस पर हम लोग विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बात करेंगे। मोटा मोटी आप लोग समझ लें कि पाठ्यक्रम कहा जाता है कि शैक्षिक गतिविधियों का जो लेखा जोखा होता है उसे पाठ्यक्रम कहा जाता है। दूसरी तरफ शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ गैर शैक्षिक गतिविधि और शैक्षिक गतिविधियों यानी कि संपूर्ण गतिविधियों का जो लेखा जोखा होता है, जो एक संग्रहित रूप होता है, उसे ही पाठ्यचर्या कहा जाता है। तो यहाँ पाठ्यचर्या का मतलब हुआ सिर्फ शैक्षिक गतिविधि नहीं बल्कि छात्रों के, विद्यार्थियों की जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें तमाम तरह के जो आयाम होता है उस सारे आयामों पर चर्चा करना। तो ये बहुत ही एक बड़ा दस्तावेज़ अपने समय का था 2005। हालांकि इसके बाद भी इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। हालांकि अब नवीनतम नहीं रहा, इसके बाद एक और एनसीएफ बनाया गया है। हम लोग ये भी समझ लें कि अभी तक ये चौथा एनसीएफ है। सबसे पहला जो एनसीएफ है 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, उसके बाद फिर 2005 में आया और अभी 2023 में भी एक आया हुआ है। तो 2005 सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह अभी तक के सबसे विस्तृत पाठ्यचर्या का एक दस्तावेज है, राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिल करके तैयार किया है। याद रखेंगे इसे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता यानी कि देखरेख में इसे तैयार किया गया था। उस समय के जो एनसीईआरटी के चेयरमैन हुआ करते थे, तत्कालीन जो निदेशक थे, चेयरमैन निदेशक जो थे कृष्ण कुमार, उनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे प्रोफेसर यशपाल ने। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के संबंध में। आगे बढ़ते मित्र। इसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, इसे याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाएगा। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत में कौन कौन सा है? पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, सिर्फ किताबों तक वो सीमित न रहे बल्कि उसे बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए। दूसरा हमारा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, मतलब कि उससे आगे की बातचीत किया जाए, बच्चों को कल्पनाशील बनाया जाए। चौथा है कि कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए, अधिक से अधिक गतिविधि से जोड़ा जाए। और पांचवा है कि राष्ट्रीय मूल्यों को के प्रति आस्थावान विद्यार्थी पैदा हो, इस तरह की पाठ्यचर्या का निर्माण हो। तो ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, इसी 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पर कार्य करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं सभी सुझावों को। पहला सुझाव यहाँ है कि शिक्षण सूत्रों जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर
मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। इन सारे जो शिक्षण सूत्र है इसका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है सुझाव यह कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कह सकते हैं कि एनसीएफ का ये टैग लाइन है। ये एनसीएफ का ये टैग लाइन यही है कि ज्ञान को सूचना मानने से बचा जाए। अभी तक सूचना को ही ज्ञान माना जाता था। सूचना अर्थात कि हमें जो चीज़ें किताबों से मिलती है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलती हैं, दूसरे लोगों से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, सूचना है। और ज्ञान हमें खुद से मिलता है, हमारे श्रम से, साधना से, अनुभव से। तो सूचना और ज्ञान दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये इसका सुझाव यही है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि नवाचार का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए कि बच्चों में किस तरह से नवाचार विकसित हो, इस पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। तो एनसीएफ का टैगलाइन भी यही है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए और नवाचार अधिक से अधिक बच्चों में कैसे आए, इस पर हमें काम करना है। तीसरा सुझाव ये है कि विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम बना दिया जाए, मोटी मोटी किताबें लाया जाए, ये बिल्कुल शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इससे बचना चाहिए। चौथा है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर के बताया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है का जो है उपदेश देकर के नहीं बताया जाए, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण दिया जाए ताकि बच्चे खुद ब खुद उन मूल्यों को आत्मसात कर पाएँ। पांचवा, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात विद्यार्थियों को उनके तर्कपूर्ण विचार करने का पूर्ण मौका दिया जाए ताकि उनकी धारणा में बदलाव हो सके। जो धारणाएं काफ़ी दिन से बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं, जो कि एक सामाजिक धारणा है, पारिवारिक धारणा है, धार्मिक धारणाएं हैं, वो उनके दिमाग में बहुत सालों से बैठे आए हुए हैं। तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा वातावरण दिया जाए, एक तर्कपूर्ण विचार करने का मौका दिया जाए ताकि उनकी जो धारणाएं बैठी हुई हैं, जो गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, वो उसमें बदलाव हो सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद छठा सुझाव ये है कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिए जाएं कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। मतलब एक छोटे से बच्चे के अंदर अभिभावक बहुत सारे आकांक्षाएं को पाल करके बैठे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चा बच्चा है। तो ये जो सुझाव है, बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनावपूर्ण वातावरण प्रदान करना। फिर है आठवां जो सुझाव है, कक्षा में शांति का नियम बार बार लाना ठीक नहीं है कि बिल्कुल एकदम बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहें। उन्हें जीवंत कक्ष वातावरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। इससे उनमें अधिगम की जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से विकास होगा ताकि बच्चे खुद ब खुद इस चीज़ को समझ पाएंगे और उनमें जो नैसर्गिक जो एक ज्ञान की अवधारणा है उसका विकास होगा। नौवां है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उनमें सिर्फ बच्चे ही ना हो, उनके अभिभावक को भी जोड़ा जाए ताकि बच्चे और अभिभावकों के बीच जो विद्यालय में एक लगाव की स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके, सेतु का काम करे और इससे बच्चे अधिक से अधिक अधिगम को प्राप्त कर पाएंगे। 10वां सुझाव ये है कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। समुदाय जो है एक मानवीय संसाधन के रूप में कार्य करे, इसके लिए विद्यालय जो है वो और शिक्षा व्यवस्था है वो एक अच्छा भूमिका निभा सकता है। 11वां सुझाव है कि खेल आनंद और सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दे। बहुत ही बढ़िया सुझाव है कि खेल जो होता है, बच्चों स्कूल में जो खेल खेलते हैं उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान लाने के लिए नहीं बल्कि वो आनंद के लिए होना चाहिए, सामूहिकता के लिए। उनके बीच में एक सामूहिकता की भावना विकसित हो, समूह में कैसे कार्य करना है, आनंद कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए खेल होना चाहिए, न कि रिकॉर्ड बनाने के लिए और तोड़ने की भावना के लिए हो। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है एनसीएफ 2005 के द्वारा। 12वां सुझाव, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिकतम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। ऐसा बच्चों पर
बिल्कुल जोर ना डालें कि अगर कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है तो नहीं उसको हिंदी ही बोलना है, या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो उसको अंग्रेजी ही बोलना है। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा अपनी मातृभाषा में सहज महसूस करता है उसी में उसका प्रयोग होना चाहिए। 13वां है सुझाव कि कक्षा 3 तक गृह कार्य न दें। कक्षा 1 से लेकर 3 तक गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए तथा 5 तक कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, कुछ विशेष विषय में ही देना चाहिए। सारे विषयों में भी गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। 14वां सुझाव, पुस्तकालय में बच्चों स्वयं पुस्तक चुनने का मौका दें। पुस्तकालय में जब बच्चे जाएं तो बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर सके और अपने व्यक्तित्व को निखारने में, ऐसा नहीं कि शिक्षक कहें कि नहीं यही पुस्तक तुमको पढ़ना है। बच्चे को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी पसंद की पुस्तकें, अपनी रुचि की पुस्तकें को चुन सके। 15वां सुझाव कि वे पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सुझाव है कि वैसी पुस्तकें बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यालय के लिए, समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जिससे अंतःक्रिया का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सुझाव है। 16वां सुझाव ये है कि कल्पना और मौलिक लेखन का अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। अधिक से अधिक कल्पना लेखन और मौलिक लेखन जो बच्चों के दिमाग में आए, अच्छा बुरा जो भी है, वो उसका अवसर अधिक से अधिक अगर दिया जाए तो NCF 2005 की जो मूल अवधारणा है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। 17वां सुझाव, सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन की यहाँ बात की जा सकती है कि धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन की जो सिस्टम है उसे कम से कम किया जाए। सजा, ना ही सजा ही या ना ही पुरस्कार, इन दोनों का ही की जो भावना है उसका सीमित रूप से प्रयोग होना चाहिए। 18वां, बच्चों अनुभव एवं स्वयं की प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा का प्रदान किया जाए। बहुत ही सुंदर सुझाव। अनुभव और स्वयं की प्राथमिकता को देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। 19वां सुझाव है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का प्रश्रय दें। बच्चों में एस्थेटिक्स अर्थात कि सौंदर्य बोध को अधिक से अधिक प्रश्रय दिया जाना चाहिए। एस्थेटिक्स पर हम लोग अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे जिस पर इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। एस्थेटिक्स मनोविज्ञान का एक विषय है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 20वां सुझाव ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। शिक्षक जो प्रशिक्षण है और विद्यार्थियों के मूल्यांकन, ये हमेशा ये सतत रूप से चलते रहना चाहिए। यह NCF 2005 के महत्वपूर्ण सुझावों में से एक है। और अंतिम सुझाव NCF 2005 में ये है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन एवं नवाचार आदि समय से पहुंचाया जाए। अकादमिक संसाधन दो तरह का हो सकता है कि भौतिक संसाधन तथा अभौतिक संसाधन। ये दोनों ही संसाधन हो या नवाचार संबंधी जो भी नए आइडियाज़ हैं उनको समय से शिक्षक तक पहुंचाया जाए ताकि वो छात्रों तक अधिक से अधिक उसकी लाभ को पहुंचाया जा सके। इस तरह से इन सारे सुझावों के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा ने भारत की जो शिक्षक प्रणाली है, जो शिक्षण प्रणाली है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और शिक्षण जो व्यवस्था है, जो शिक्षण का जो सिस्टम है, इस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट्स अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।